जय हिंद बच्चों। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 9 सब्जेक्ट है हमारा सामाजिक विज्ञान। इसी में आज पाठ करूँगी आपको नागरिक शास्त्र। हिस्ट्री में, इतिहास में मैंने 2 लेसन आपको करा दिए हैं, अच्छे से याद करना उनको। और अब चलेगा हमारा नागरिक शास्त्र। लेसन 1 लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो मैं पहले इसका आपको थोड़ा सा परिचय दे दूं, उसके बाद लोकतंत्र क्या है इसके विषय में जानकारी दूंगी। तो वर्तमान में जो आज का समय चल रहा है, इसमें विश्व के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक सरकारें हैं, परंतु कुछ देशों में अभी भी अलोकतांत्रिक सरकारें हैं जहां लोकतंत्र नहीं है। हालांकि यह कहना ही सही होगा कि आज लोकतंत्र ही सरकार का सर्वोत्तम रूप माना जाता है। सबसे ऊंचा रूप यानी कि सबसे अच्छा रूप उसका माना जाता है। जहाँ लोकतंत्र है वहाँ सरकार अच्छे से कार्य करती है और जनता को उसका फायदा भी होता है। शासन का यह रूप पूरे विश्व में ऊंचा बन चुका है और लोकतंत्र से जनता का बोध होता है और इस पद्धति से जनता ही सरकार का निर्माण करती है और शासन का संचालन करती है तथा सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र के मुख्यतः 2 रूप हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र एवं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र की सफलता के लिए अनेक शर्तें हैं और इन शर्तों से ही लोकतंत्र को सुरक्षित रखा जाता है। जो शर्तें होंगी उसमें जो हमारा लोकतंत्र है वो सुरक्षित रहेगा। और आप बताऊंगी इसमें लोकतंत्र क्या है। जैसे बोलते हैं कि लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो लोकतंत्र क्या है? विश्व के विभिन्न देशों में, जैसे कि मैंने अभी बताया कि लोकतंत्र सरकारें हैं और जहाँ नहीं है वहाँ पे राजतंत्र या सैनिक तंत्र। तो विश्व के विभिन्न देशों में शासन व्यवस्था के अलग अलग स्वरूप देखने को मिलते हैं। कहीं लोकतंत्र और कहीं राजतंत्र और कहीं सैनिक तंत्र स्थापित है। इन सभी में लोकतंत्र आज सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था बन गया है। कौन सा बन गया है? लोकतंत्र। जिन देशों में राजतंत्र है वहाँ राजा ही प्रधान होता है और जनता गौण एवं मौन रहती है। यानी कि जहाँ प्रधानमंत्री नहीं है तो वहाँ कोई ना कोई किसी के हाथ में तो सत्ता होती है। तो जहाँ राजतंत्र होता है तो वहाँ सारी पावर्स राजा के हाथ में होती है और जनता वहाँ पे शांति चुपचाप रहती है। और जो राजा जो भी राजा उसमें लागू करेगा अपने देश में वो सभी को मानना होता है। तो पहले क्या था कि जैसे राजा है, राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा या भाई ही उसका शासक बनता था। ऐसा नहीं था कि अलग से कोई और बन जाएगा, चाहे किसी के पास कितना भी धन हो या कैसा भी अच्छा परिवार हो या कितना भी अच्छा व्यक्ति हो। लेकिन अधिकतर यही होता था कि अगर राजा की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसका भाई या उसका बेटा उस गद्दी को संभालेगा। दूसरा और कोई आ ही नहीं सकता था। नेपाल में सन 2006 में पहले इसी प्रकार की शासन व्यवस्था थी, परंतु वर्तमान में वहां लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है। सन 2008 में पूर्व पाकिस्तान में भी सैनिक तंत्र था, परंतु अभी वहां भी निर्वाचन के बाद जो सैनिक तंत्र था वो समाप्त हो चुका है। वहां पे भी अब लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है, लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो चुका है। तो लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा, लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतर है और डेमोक्रेसी 2 यूनानी शब्दों से बना है। कौन कौन से 2 शब्दों से बना है? डेमोस और क्रेशिया, जिनका अर्थ है जनता और जनता का शासन। क्या अर्थ है? जनता और शासन। इस प्रकार
व्युत्पत्ति की दृष्टि से लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। और दूसरे शब्दों में लोकतंत्र का अर्थ ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं भाग लेती है और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से संप्रभुता जनता में निहित रहती है। इस प्रकार संप्रभुता का अर्थ निर्णय करने की सर्वोच्च शक्ति होती है। अमेरिकी अब्राहम लिंकन के अनुसार अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कहा है लोकतंत्र जनता का जनता का शासन। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। ऐसे बहुत सारे राइटर हैं जिन्होंने अलग अलग अपनी पुस्तकों में लिखा है, अब अपनी उसमें इनकी परिभाषा दी है। तो उन्होंने कहा, अब्राहम लिंकन ने बोला कि लोकतंत्र जनता का और जनता का ही शासन है और जनता के लिए ही है। सन 1921 में लॉर्ड ब्राइस की एक पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसी प्रकाशित हुई है। कौन सी? मॉडर्न डेमोक्रेसी, जिसमें ब्राइस ने अपना मत व्यक्त करते उन्होंने लिखा है कि 70 वर्ष पूर्व लोकतंत्र शब्द नापसंद था। पहले 70 साल से पहले लोकतंत्र को कोई भी पसंद नहीं करता था। अपनी मर्जी से सरकार चलती थी, अपनी तरीके से वो कार्य करते थे, तो वो पसंद नहीं था और दहशत से भरा हुआ था। दहशत से भरा हुआ था कि बोलने की भी किसी के अंदर क्षमता नहीं होती थी, वो डर के मारे बोलते भी नहीं थे। अब इस शब्द का गुणगान किया जा रहा है। इस प्रकार लोकतंत्र का विकास कई चरणों में हुआ है। पहले चरण में उत्तरदायित्व के सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। दूसरे चरण में लोकतंत्र का विकास और कई चरण लोकतंत्र का विकास हुआ। और दूसरे चरणों में सार्वजनिक वैश्विक मताधिकार की परंपरा स्थापित हुई। क्या हुई?
सार्वजनिक वैश्विक मताधिकार, यानी कि अपने जो मतदान जो बोलते हैं अपने वोट के द्वारा हर किसी नागरिक को ये सुविधा उपलब्ध होगी कि अपने वोट दे सकता है जिस किसी को भी चाहे, जनता चाहे उसको सरकार मतलब सरकार चुनने के लिए उनकी वोट डाली जा सकती है। जो व्यक्ति देश में अच्छा कार्य करेगा तो पब्लिक भी उसी का सपोर्ट करेगी और उसको अपना प्रधान बनाएगी, अपना प्रधान चुनेगी। तो हमारे देश में हमारा देश कौन कैसा है, लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक है? हमारा देश लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर रहकर हमारी जो सरकार चुनी गई है, हमारा प्रधान चुना गया है, वो वोट द्वारा चुना गया है। वो जनता ने वोट डाली, जनता ने सपोर्ट किया उनको। तो वैश्विक मताधिकार की परंपरा स्थापित हुई कौन से चरण में बताया मैंने आपको? तीसरे चरण में राजनीतिक समानता के सिद्धांत का विस्तार आर्थिक समानता के रूप में दृष्टिगोचर हुआ है। तीसरे चरण में क्या हुआ? राजनीतिक समानता के सिद्धांत का विस्तार, यानी कि हर व्यक्ति को जैसे जो इसमें राजनीतिक नेता बनते हैं, पहले प्रधानमंत्री बन गया, उसके बाद मंत्री बन गए, राज्यों में बांट दिया गया तो अलग अलग मंत्री बनाए गए। सही अर्थ में लोकतंत्र एक जीवन दर्शन और एक सामाजिक व्यवस्था, एक आर्थिक ढांचा तथा राज्य का एक स्वरूप है। लोकतंत्र का सही अर्थ हुआ, लोकतंत्र एक प्रकार का शासन है, एक सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत है, एक विशेष प्रकार का मनोवृत्ति है तथा एक आर्थिक आदर्श है। इसके अंतर्गत राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था तथा दैनिक व्यवहार के सामाजिक एवं सांस्कृतिक मापदंड सम्मिलित हैं। तो अब पॉइंट आता है, हेडिंग आता है लोकतंत्र के प्रमुख केंद्र। लोकतंत्र के प्रमुख केंद्र। लोकतंत्र के मुख्यतः दो भेद किए जाते हैं। कौन कौन से बताए थे मैंने अभी सबसे पहले कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विषय में बता दें पहले। प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है और प्रतिनिधियों द्वारा नहीं, यानी कि जनता जो है अपने जो शासन करती है, जनता वोट डालती है, जनता सरकार चुनती है। और यह लोकतंत्र का विशुद्ध रूप है। जनता स्वयं एक स्थान पर एकत्र होकर शासन संबंधी नीति एवं योजनाओं तथा कानूनों का निर्माण करती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की पद्धति प्राचीन काल में भारत, चीन, यूनान तथा रोम में प्रचलित थी। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, क्योंकि आज के राज्य अधिक जनसंख्या वाले विशालकाय राज्य हैं। मनुष्य की भौतिक आवश्यकताएं पहले से बहुत अधिक बढ़ गई हैं। जो पहले व्यक्ति बिना किसी काम के भी बिना किसी चीज के भी काम चला लेते, तो अब ज्यादातर आवश्यकताएं, हर चीज की आवश्यकता बढ़ती जाती है हर व्यक्ति की। तो साथ ही आर्थिक, राजनीतिक तथा नागरिक समस्याएं बहुत कठिन हो गई, बहुत जटिल हो गई है। इसके साथ ही आधुनिक युग में स्विट्जरलैंड के कुछ भागों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण मिलते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड को आधुनिक युग के प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण है जनमत संग्रह और पर्यावर्तन, लोक निर्णय आदि। अब आता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रथम बताया था मैंने प्रत्यक्ष लोकतंत्र।
नंबर 2 अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन चलाया जाता है और जनता के प्रतिनिधि ही प्रशासनिक निर्णय करते हैं, कानून बनाते हैं तथा सरकार पर नियंत्रण रखते हैं और नागरिक मताधिकार द्वारा अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन एक निश्चित अवधि के लिए करते हैं। समय जो होता है वो निश्चित होता है। ऐसे प्रतिनिधियों को निश्चित अवधि के बाद पुनः निर्वाचन का सामना करना पड़ता है और जिन प्रतिनिधियों का कार्य संतोषप्रद नहीं माना जाता, जिससे वे संतुष्ट नहीं होते, उन्हें जन समर्थन नहीं मिलता और वे चुनाव में हार जाते हैं। जिन्हें सपोर्ट नहीं मिलेगी तो वो जरूरी नहीं है कि वो चुनाव में जीत ही पाए, हार भी सकते हैं। तो लोकतंत्र की विशेषताएं। अगला टॉपिक आता है हमारा, ये सब था पहले टॉपिक में लोकतंत्र क्या है। अब चलेगा लोकतंत्र की विशेषताएं। नंबर 2 लोकतंत्र की विशेषताएं। इसकी 4-5 विशेषताएं हैं, मैं अब आपको बता रही हूँ इसमें कि लोकतंत्र की पहली विशेषता यह है कि यह पद्धति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में रहता है। हालांकि बहुत से देश ऐसे हैं जहां प्रतिनिधियों को तो निर्वाचित किया जाता है, परंतु अंतिम निर्णय लेने की शक्ति निर्वाचन प्रतिनिधियों के हाथ में नहीं रह पाती। और लोकतंत्र की दूसरी विशेषता है इसका निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन पर आधारित होना। क्या बताया? निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन पर आधारित होना। कई ऐसे देश हैं जहां निर्वाचन का स्थान तो रचा जाता है, परंतु चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नहीं होते। तीसरी विशेषता है लोकतंत्र का एक व्यक्ति एक वोट एक मोल के सिद्धांत पर। समझ में आया? लोकतंत्र का एक व्यक्ति एक वोट, एक वोट से जब चुनाव होता है एक वोट डाली जाती है, एक वोट की गिनती की जाती है और उसके बाद देखा जाता है कि किसकी वोट ज़्यादा होगी है और जिसके ज़्यादा मिलेंगे, जो पूरा बहुमत से जीतेगा वही हमारा देश का प्रधानमंत्री बनता है। ऐसे देशों को भी सही अर्थ में लोकतांत्रिक शासन पद्धतियों वाले देशों में नहीं गिना जा सकता जहां बिना किसी भेदभाव के लोगों को सार्वजनिक वैसा मताधिकार प्राप्त नहीं है। और चौथी विशेषता है लोकतंत्र की अंतिम लेकिन और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें विधि के शासन और नागरिक अधिकारों को संरक्षण प्राप्त करना। क्या बताया? विधि के शासन, विधि किसको बोलते हैं? विधि कानून, जहाँ कानून बनाकर सरकार कानून बनाती है, कानून के दायरे में अगर काम करते हैं तो वहाँ जनता को भी और देश को चलाने के लिए भी जो हमारी सरकार चुनी जाती है उसको भी परेशानी नहीं होती। कानून बना हुआ होगा तो सबके लिए कानून का काम जो होता है, कानून के दायरे में काम करता है तो सभी जनता के लिए वो बराबर होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के लिए कुछ और लिखा जाता है, किसी के लिए कुछ और। जिसके लिए जो कानून के अंदर जो नियम बनाए गए हैं उसी नियम के अनुसार कार्य करने होते हैं।
तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं और उनके संरक्षण की भी व्यवस्था की जाती है। नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, इनमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अथवा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, राजनीतिक गतिविधियों में सहभागिता की स्वतंत्रता, कानून की दृष्टि से सभी को समानता का अधिकार, अवसर और समानता आदि मुख्य अधिकार सभी को बराबर मिलते हैं। जिम्बाब्वे अफ्रीकी नेशनल यूनियन देशभक्त मोर्चे जानु पीएस के नेता रॉबर्ट मुगाबे को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। किसके विषय में बता रही हूँ मैं? जिम्बाब्वे। मुगाबे ने तब से वर्ष 2017 तक देश के शासन की बागडोर संभाले रखी है। जब वहाँ पे वो लोकतंत्र बना था और 2017 तक उन्होंने शासन की बागडोर संभाल रखी, जब तक उन्होंने शासन वहाँ पे राज किया। यहाँ निर्वाचन भी नियमित रूप से होते रहते हैं और जानु पीएफ को ही बहुमत मिलता रहा, यानी कि उनको ही बात, जैसे अब हमारे देश में ही है कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो 2 बार बन चुके हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो उनको बहुमत मिलता रहा। परंतु निर्वाचन के संपन्न होने मात्र से ही लोकतांत्रिक राज्य की शर्तें पूरी नहीं हो जाती। तो जिम्बाब्वे में जो हो रहा था वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही नहीं था। मुगाबे की लोकप्रियता में कमी नहीं थी, फिर भी वह निर्वाचन में गलत तरीके से काम किया जाता है, गलत तरीके अपनाए जा रहे थे, तो सरकार के विरोधियों को कुचला जाता था तथा मीडिया की स्वतंत्रता पर अंकुश था। इससे स्पष्ट है कि लोकतांत्रिक सरकार का लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकता है। थर्ड पॉइंट आता हमारा लोकतंत्र ही क्यों। सबसे पहले मैंने पाठ में भी बता रखा है कि लोकतंत्र क्यों, लोकतंत्र क्या। तो लोकतंत्र क्या है इसे बता दिया, लोकतंत्र क्यों। लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र, तो इसके विषय में मैंने आपको बता दिया, इसका भी बता दिया लोकतंत्र क्यों। लोकतंत्र ही क्यों। लोकतंत्र के गुण एवं पक्ष में तर्क। लोकतंत्र के गुण एवं पक्ष में तर्क। देखिए इसमें निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं। नंबर 1 है जनमत पर आधारित शासन। सेकंड है लोकप्रिय एवं अस्थायी शासन, कि जो सभी को पसंद आए और वो टिका हुआ हो, अस्थायी शासन। समानता और स्वतंत्रता का पोषक, जन कल्याण का पोषक, राजनीतिक जागृति, राष्ट्रीय और देशभक्ति की भावना का विकास और नैतिक और मानवीय महत्व,
राजनीतिक और सामाजिक क्रांति का भय नहीं यानी कि डर नहीं। तो इसमें 7-8 तर्क दिए हुए हैं। मैं सारे तर्क आपको लिख कर दिखा रही हूँ। लोकतंत्र में तर्क किए जाते हैं। नंबर 1, जनमत पर आदर्श शासन। जनमत पर आदर्श शासन। लोकप्रिय एवं स्थायी। लोकप्रिय एवं स्थायी। थर्ड है समानता और स्वतंत्रता का। समानता और स्वतंत्रता का पोषक। जन कल्याण का पोषक। राजनीतिक जागृति 5वां नंबर। और नंबर 6, राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना का विकास। राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति की भावना का विकास। तो नंबर 7, नैतिक और मानवीय महत्व। नैतिक और मानवीय महत्व। राजनीति और सामाजिक
राजनीतिक और सामाजिक क्रांति का भय नहीं। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको 8 तक दिए हैं। कौन कौन से? जनमत पर आदर्श शासन, लोकप्रिय एवं स्थायी, दोबारा से रिपीट करेंगे, समानता और लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता का पोषक, 4 नंबर पर जन कल्याण का पोषक, 5 पे राजनीतिक जागृति और राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति की भावना का विकास, और नैतिक और मानवीय महत्व, नैतिक और मानवीय महत्व। ये तो इनके सारे पक्ष में है। और इसके बाद आते हैं लोकतंत्र के दोष एवं विपक्ष में तर्क। पहले मैं इसमें थोड़ा समझा दूं, उसके बाद उसके नेक्स्ट पॉइंट वो लेंगे कि जनमत पर आदर्श शासन का अर्थ यह होता है कि इसमें शासन जो है वो जनता की सामान्य इच्छा के अनुसार चलाया जाता है। किसके अनुसार? जनता की। और लोकप्रिय एवं अस्थायी शासन, जनता का हित सर्वोपरि होने के कारण ही लोकतंत्र सर्वाधिक लोकतंत्र शासन है। इस प्रकार लोकतंत्र जनता की तथा जनता के लिए सरकार है। और समानता और स्वतंत्रता के पोषक में लोकतंत्र के अंतर्गत जाति, वंश, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर देशभक्त नहीं किया जा सकता। उसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता। कानून के समक्ष सभी नागरिक समान माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र स्वतंत्रता का भी पोषक है। जिसके अंतर्गत विचार, भाषण, सभा इत्यादि की स्वतंत्रता की जाती है। और जन कल्याण का पोषक, लोकतंत्र का उद्देश्य सभी लोगों का कल्याण करना है। सभी का काम जो है वो अच्छे से करना है, जो सभी व्यक्ति उसमें उसका लाभ उठा सके। अर्थात यह अधिकाधिक मनुष्यों को अधिकतम भलाई करना, मनुष्यों की अधिकतर भलाई चाहता है। और राजनीति जागृति, लोकतंत्र जनता में राजनीति जागृति उत्पन्न कराने में भी सहायक सिद्ध होता है। इस प्रकार निर्वाचन तथा शासन कार्य में भाग लेने के कारण जनता में राजनीतिक चेतना होती है। जनता जो है वो और बढ़ चढ़कर भाग लेती है। ये नहीं है कि हमें इसमें रुचि नहीं है। जब सबका मतदान होता है, जब सबकी वोट डाली जाती है, सबका देखा जाता है कि कौन किसको पसंद ज़्यादा कर रहा है, देश को कौन अच्छा चला रहा है। राष्ट्रीय और देशभक्ति की भावना का विकास, जनता ही देश का वास्तविक शासन है। अतः लोकतंत्र में नागरिकों में देशभक्ति का विकास स्वाभाविक है। इस प्रकार जनता को देश के लिए काम करने का मौका मिलता है। और नैतिक और मानवीय महत्व, लोकतंत्र का नैतिक महत्व इस कारण है कि इसे सफल बनाना जनता अपना नैतिक कर्तव्य समझती है। और लास्ट हेडिंग है राजनीतिक और सामाजिक क्रांति का भय नहीं। इस शासन प्रणाली को जनता का सहयोग जनता का जो सहयोग होता है वो सहयोग मिलता है। और जनता के संतुष्ट रहने के कारण राजनीतिक और सामाजिक क्रांति का भी डर नहीं रहता। जब जनता खुश रहेगी तो किसी चीज़ का कोई डर ही नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं उठाएगा कि भाई कहीं से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो बच्चों आज यही समाप्त करती हूँ इसे। इसके आगे का जो है लोकतंत्र के दोष एवं विपक्ष में तर्क, ये कल समझाऊंगी। वीडियो देखते रहिए, याद करिए पाठ को और अच्छे से समझिए कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों, और इससे सभी को क्या मिलता है। जो लोकतंत्र जहाँ जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार है वहाँ पे क्या क्या फायदे उसके होते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखते रहिए। इससे पहले जो 2 चैप्टर कराए थे इसी बुक के, वो भी लर्न करने आपको। धन्यवाद।